इस आंदोलन को सिमट का छोटा सा सीमित रह जाए कि ये तो जाति का है, ये खालिस्तानियों का है, ये उग्रवादियों का है, ये लोग जो लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते वह लोग सड़कों पर बैठे। सारे जो हथकंडे अपना सकती है सरकार ने कोशिश की, लेकिन मैं अपने अनुभव से भी आपको बता रहा हूं, आज यहाँ आपने भी साबित किया आकर, और जगह जगह पे जो किसान पंचायत हो रही है लोग अपने आप आ रहे हैं। वे इसलिए आ रहे हैं कि वे समझते हैं हम लोग इकट्ठा होंगे तो अपनी ताकत का इजहार होगा, एक संदेश सत्ताधारियों को मिलेगा जो सोचती है कि हमें बांट सकते हैं। कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा तनाव पैदा करके, कभी तरह तरह के अपने स्वार्थों को जगा के, लेकिन वाकई मैं आपके इस ताकत के आगे इसकी सराहना करता हूं, आपके इस दृढ़ निश्चय की सराहना करता हूं। भट्टा पारसौल का अपना एक इतिहास है, महत्व है। किसान आंदोलन से इस गांव को, इस क्षेत्र को जोड़ के देखा जाता है। हमें ये भी याद करना चाहिए कि जब जब आंदोलन होता है तो एक बहुत कुर्बानियां उसमें जो आंदोलनकारी होते हैं उन्हें देनी पड़ती। गांव के 2 किसान हमारे शहीद हुए, राजपाल जी और राजवीर जी, मैं दोनों का नमन करता हूं। उनके घर वालों ने और पूरे गांव ने कुर्बानी दी, और उस 2011 के आंदोलन को अब 10 साल हो चुके हैं। 2 पुलिसकर्मी भी उसमें उन्होंने भी कुर्बानी दी, क्योंकि जो हिंसा हुई उसके चपेट में वे पुलिसकर्मी भी आए थे। मैं अपने तरफ से श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूं, और ये बताना चाहता हूं आज भी इस क्षेत्र में वो जज्बा है। जहां आप खड़े हो जाओगे और फैसला लोगे तो एक बड़ा परिवर्तन इस देश में आ सकता है। उस समय अंग्रेजों का काला कानून चलता था। भूमि अधिग्रहण के संबंध में 1894 का कानून ही लागू था। आपने यहां कुर्बानी दी, चिंगारी चली, देश भर में चर्चा बनी, और फिर जाके 2013 में संशोधन हुआ। मुझे भी याद है कि जब 2014 में नई सरकार आई थी, सबसे पहला निर्णय उन्होंने ये लिया था कि उस कानून में हम छेड़छाड़ करेंगे। और फिर मार्च का महीना था, जैसे आज ये तप रहा है, शायद इससे भी ज़्यादा तप था, और 2015 शायद 25 मार्च को भट्टा पारसौल में हमने एक सभा रखी थी जिसमें मैं आया था। उस समय भी आपने एकत्रित होकर एक संदेश दिया। वह संदेश भी असरदार साबित हुआ, क्योंकि सरकार को एहसास हुआ कि जन समर्थन हमें नहीं मिल रहा। जनता बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक नया कानून जो किसान के हित में बनाया गया है, तुरंत आते उसके साथ हम छेड़खानी करें। सरकार पीछे हटी थी, वह भी आपकी जीत थी। फिर बिजली के बड़े दामों के विरुद्ध 2018 में भी जो एक यात्रा हमने चलाई थी, उसका भी एक पड़ाव यहाँ हमने भट्टा पारसौल के गांव में रखा। तो जब जब किसान आंदोलन से जुड़ी कोई भी गतिविधि हुई हैं, हमारी भी इच्छा रही है और क्षेत्र की भी इच्छा रही है कि भट्टा पारसौल में हम लोग एकत्रित हों और यहाँ से एक संदेश दें। ये आपका इतिहास है, हमें नहीं भूलना चाहिए। समाज से ऊपर कोई नहीं है, समाज से ताकतवर कोई नहीं है। हमें लोग कह सकते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब ये तो चुनाव हारे हुए हैं, लेकिन चुनाव हम 1 हारे, 2 हारे, 10 हारे, किसान को नहीं हारने देंगे। दुष्यंत कुमार एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनके शब्दों की एक पंक्ति में इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि इस नदी की धार में ठंडी हवा चलती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा चलती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो। आज देश का गरीब वर्ग, देश का वह किसान जो भरपूर मेहनत करता है, ईमानदार है, देश के खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां देता है, लेकिन जिसका आज भी शोषण होता है,
वह यही चाहता है कि चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, इस राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों की नजर उन पे होनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी का एक मंत्र था, वह आपको सिखा के गए थे एक बार कि जो एक आग आप अपनी खेती पे रखते हो, खलियानी पे रखते हो, तो दूसरी आग देश के सत्ता पे रखो। कहने के ये मायने थे कि देश की सत्ता आपके भावनाओं पे टिकी होनी चाहिए और आपकी आवश्यकताओं के लिए उस सत्ता को काम करना चाहिए। राजनीति अगर हो तो असल मुद्दों को लेकर, लेकिन पिछले 7 साल में आपने देखा बात तो बहुत अच्छी करते हैं, नाम बहुत पता नहीं कहां से निकाल के लाते हैं, ऐसे ऐसे नाम दिए, योजनाएं पुरानी चल रही थी उसमें भी नाम बदल दिया, हर चीज का अब्रीविएशन करके छोटा करके उसके ऐसे ऐसे नाम आकर्षक दे दिए कि आदमी ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। गेट अप इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या नाम दिए, लेकिन उसके पीछे, घोषणाओं के पीछे कोई व्यवहारिक योजना नहीं। इस देश में कोई व्यवहारिक योजना खेती के संबंध में, कृषि क्षेत्र के संबंध में केंद्र की सरकार नहीं लाई कि कोई भी किसान देश में यह महसूस करे कि सीधा मुझे लाभ पहुंचा। 2000 रुपए कुछ नहीं होता। जिस 2000 रुपए को खाते में भेजकर ये कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा उपकार कर दिया, 2000 रुपए से ज्यादा जो गन्ने की खेती करते हैं उनका ब्याज बनता है, क्योंकि 1.5 साल 2 साल तक उनको बकाया भुगतान समय पे नहीं होता। उससे ज्यादा तो आपने डीजल की वृद्धि कर दी, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा तो घर घर के खर्चे बढ़ गए हैं। गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, यूरिया के कट्टे का 5 किलो आपने कम कर दिया, और चर्चाएं चल रही है कि डीएपी का भाव बढ़ेगा फिर से। हर स्तर पे आपकी जहां लागत है, जहां आपके खर्चे हैं, जरा खुद सोचो ठंडे दिमाग से, पिछले कई सालों में क्या वृद्धि हुई है या कमी आई है? सारे खर्चे आपके बढ़ रहे हैं अनियंत्रित। वहीं जब मंडी में किसान जाता है तो उसे भाव नहीं मिल रहा। किसी फसल को उठा के देख लीजिए, आलू की खुदाई चल रही है, बेहतरीन फसल है, दिल खुश होता है देखकर कि किसान की जो फसल है पैदावार अच्छी हो रही है। और पिछले 2-3 महीने में भाव में बड़ी बढ़ोतरी हो रही थी। महंगा बीज खरीदा है, बीज बहुत महंगा था, लेकिन किसानों ने इसलिए किया, क्षेत्रफल को भी बढ़ा दिया सोच के कि कोई ना कहीं पिछले कई वर्षों का जो घाटा है अब फायदे में हुआ। लेकिन अब देख रहे हैं कि दाम फिर गिर गया। आप गेहूं की फसल को लोगे, सरकार का रेट है 1975 रुपए, क्या भाव मिला है? 1200-1300। बाजरे का सरकारी रेट 2150 रुपए। कहीं किसान, मुझे एक किसान, किसी क्षेत्र के किसान नहीं मिले आज तक जो कह रहे हैं कि हमें वो भाव मिला। किसान की धान पिट गया, हर फसल की यही स्थिति। इस बीच में सरकार नए कानून लाती है। अब जहां सरकार जिन राज्यों में खरीदती नहीं है, या जहां मंडियां नहीं है, या जहां किसान को भाव नहीं मिल रहा, उन्हें एक नई उम्मीद दिखा रही है सरकार। कह रही है कि अब निजी ग्राहक जब आएंगे और प्रतिस्पर्धा होगी, सरकार तो तुमसे लेती नहीं है, अब टाटा, अंबानी, अदानी आके लेंगे तो तुम्हें क्या घाटा है, तुम्हें तो फायदा मिलेगा। फिर कह रही सरकार कि ये तो बड़े किसानों का नुकसान है, छोटे किसानों को लाभ है। तो तरह तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के कुछ लोग जहां मंडियां ज्यादा है वही लोग सड़क पे। वास्तविकता ये है, जरा आप अध्ययन करोगे, 2006 में बिहार में ऐसे ही संशोधन हुए एपीएमसी एक्ट में, और वहां सरकारी मंडियों का कोई अस्तित्व नहीं। कई फसलों में पैदावार बिहार में अच्छी होती है। मक्के की शायद एशिया में सबसे बड़ी मंडी बिहार में ही है, धान की अच्छी पैदावार वहां करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 2006 से लेकर अब तक 15 साल हो गए। क्या अनुभव है बिहार का? बिहार का किसान, काश्तकार भी क्यों मजदूरी करता है दूसरी जगह जाकर? भाव नहीं मिलता। वहां प्राइवेट सेक्टर ने जाके कोई मंडियां नहीं बनाई। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुलाई होती हो, सामूहिक बोली लगती हो।
या किसान को पता लगता हो कि भाव क्या चल रहा है? किसान को तो ये भी नहीं मालूम कि सरकार ने रेट कौन सा घोषित किया। मजबूरी है, वहां सीधा खेत से जाके बिकवारी हो जाती है। जो मिल रहा है, जो नकदी जो दे दे, वो किसान को पसंद है। 1% गेहूं जो पैदावार बिहार की है, 1% भी सरकार ने नहीं खरीदी है। धान की जो कुल पैदावार होती है 3% तक सरकार खरीदती है। और ये कह रहे हैं कि वही सिस्टम सब जगह लागू कर दो। जहां मंडियां हैं पहले उन्हें ध्वस्त करो, वहां तबाही मचाओ, सबको समतल करो। क्यों? वह लोग इस बात को क्यों बर्दाश्त करेंगे? जिस व्यवस्था से सीमित लोगों को भी लाभ मिल रहा है, उनको तो लाभ मिल रहा है। वे भी किसान हैं, वे भी किसान हैं। आप पैरेलल सिस्टम खड़ा करो, निजी क्षेत्र के खरीदार हो, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन जो कानून आप लाए हो, इसकी एक भी धारा का फायदा, एक भी लाभ देश के किसी एक भी किसान को मिलने वाला नहीं है। मूल रूप से जिस तरह से सरकार काम करती आई है पिछले 7 साल में, आपने देख लिया होगा, ये ऐसे ही फैसले लेते हैं कि चंद लोगों को फायदा पहुंचे। दुनिया में तीसरे स्थान पे भारत है। किस चीज में? दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका में है, चाइना में है, फिर भारत में। लॉकडाउन पिछला वर्ष, महामारी है, आपदा है, बंद कर दो सब कुछ, बिना किसी की मर्जी के, बिना पूछने के, बिना वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के इन्होंने आनंद फानंद में फैसले लिए। परिणाम क्या आया? मजदूरों की वे हृदय विदारक तस्वीरें आपने देखी, पलायन करने को मजबूर हुए। छोटे कारखाने, छोटे काम, छोटे व्यापार सबके